नमस्कार साथियों, आज हम रसायन विज्ञान पढ़ेंगे और जिसमें भी हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एटम यानी कि परमाणु। और जो ये हम पढ़ेंगे एटम यानी कि परमाणु पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे एनसीईआरटी के आधार पर। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं परमाणु के बारे में, उन सभी बातों को आज हम जान लेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको पता चल सके कि आज नया वीडियो आया है। तो स्टार्ट करते हैं। परमाणु क्या होता है? परमाणु, जब परमाणु की बात करते हैं तो उससे पहले अपन जानते हैं कि भारतीय दर्शन में परमाणु के बारे में क्या कहा गया, ग्रीक दर्शन में परमाणु के बारे में क्या कहा गया, और जो वैज्ञानिक दर्शन होता है उसके बारे में परमाणु के बारे में क्या कहा गया। तो इन तीनों के आधार पर हम समझेंगे परमाणु को। तो इसी आधार पर सबसे पहले हम जानते हैं यानी कि भारतीय दर्शन में जो परमाणु को क्या कहा गया था। तो हम जानते हैं कि एटम इन इंडियन फिलोसॉफी, भारतीय दर्शन में परमाणु। तो हम समझते हैं, इधर देखिएगा। भारतीय दर्शन में परमाणु, एटम इन इंडियन फिलोसॉफी। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि भारतीय दर्शन में क्या हुआ था और क्या बताया गया था एटम यानी परमाणु के बारे में। तो भारतीय दर्शन में परमाणु की व्याख्या सर्वप्रथम जिसने की थी उसका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने 800 ईसा पूर्व में परमाणु की क्या की थी, सबसे पहले व्याख्या की थी। और महर्षि कणाद ने बताया कि यदि किसी परमाणु को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए तो अंत में पदार्थ का एक ऐसा कण प्राप्त होता है जिसका और विभाजन संभव नहीं होता, यानी कि नहीं होगा। इसी क्या महर्षि कणाद ने परम अणु कहा। महर्षि कणाद ने परमाणु को यानी कि एटम को परमाणु नहीं कहा था, उसने कहा था परम अणु। आप इन बातों को एकदम अच्छे से नोट करते चलना, यानी कि जो महर्षि कणाद ने कहा था परमाणु को, वो कहा था परम अणु। तो आप देख सकते हो परम अणु यानी कि महर्षि कणाद ने जो परमाणु को कहा था वो कहा था परम अणु। इसके बाद में हम जानते हैं एक था पाकुदाम कात्यायन। पाकुदाम कात्यायन ने बताया कि परमाणु एक संयुक्त कण होता है। इन्होंने एक छोटी सी बात बताई थी पाकुदाम कात्यायन ने कि परमाणु क्या होता है, एक संयुक्त कण होता है, यानी कि पाकुदाम। जो पाकुदाम कात्यायन ने बताया कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, संयुक्त कण होता है, यानी कि कैसा कण होगा, संयुक्त कण। तो ये थी एटम इन इंडियन फिलोसॉफी के बारे में। अब इसके बाद हम जानते हैं दूसरी यानी कि जो यूनानी दर्शन यानी कि ग्रीक दर्शन में परमाणु। तो इसके बारे में जानेंगे एटम इन ग्रीक फिलोसॉफी। तो यूनानी दूसरा जानेंगे हम यूनानी दर्शन में परमाणु यानी कि एटम इन ग्रीक फिलोसॉफी। इसमें क्या हुआ था, जो एक यूनानी या ग्रीक दर्शन में सबसे पहले जिसने बताया था उसका नाम था ल्यूपिलिस व डेमोक्रिटस ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ अविभाज्य कणों से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, और जो ये अविभाजित कण होंगे वो क्या होंगे, एटोसोम होते हैं। यानी कि सबसे पहले जो उसने यूनानी दर्शन या ग्रीक दर्शन में जिसने सबसे पहले बताया था उसका नाम था लिपुइलिस। का नाम था लिपुइलिस व डेमोक्रिटस। इन्होंने जो सबसे लिपुइलिस व डेमोक्रिटस ने सबसे पहले क्या बताया था, इन्होंने बताया जो परमाणु होता है यानी कि प्रत्येक पदार्थ अविभाजित कणों से क्या होता है, निर्मित होता है, और जो ये अविभाजित कण होते हैं ये क्या कहलाते हैं, एटोमोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एटोमोस। देखो याद रखने लायक बात है। महर्षि कणाद ने परमाणु को कहा था, पाकुदाम कात्यायन ने संयुक्त कण कहा था, और जो लिपुइलिस व डेमोक्रिटस थे इन्होंने क्या कहा था, एटोमोस कहा था। अब देखो ये दोनों बात हो गई किसकी, भारतीय दर्शन में परमाणु, यूनानी ग्रीक दर्शन में परमाणु। हम तीसरी बात करेंगे। तो अब जो तीसरी बात करेंगे वैज्ञानिक दर्शन में परमाणु। तो हमारी तीसरी बात होगी, देखिएगा,
वैज्ञानिक दर्शन में परमाणु, जो मैं बोल रहा हूँ उन बातों पे ध्यान से गौर रखिएगा। तो वैज्ञानिक दर्शन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले एटम शब्द किसने बताया था, यानी कि सर्वप्रथम एटम शब्द जॉन डाल्टन ने दिया था, जिसके अनुसार क्या होता है, परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण होता है। यानी कि जो परमाणु शब्द के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया था वैज्ञानिक दर्शन में, और उनके अनुसार क्या हुआ, यानी कि उनके अनुसार परमाणु किसी भी पदार्थ का क्या होता है, सबसे छोटा अविभाज्य कण होता है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि डाल्टन ने कभी भी परमाणु शब्द काम में नहीं लिया था। मैंने क्या बोला, डाल्टन ने कभी भी परमाणु शब्द काम में नहीं लिया था। उन्होंने जो शब्द काम में लिया था वो लिया था एटम। ये बात आपको अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है। अब देखो इसके बाद यानी कि एटॉमिक थ्योरी बाय डाल्टन, की डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब देखो इन्होंने 4-5 बातें बताई थी। क्या बताई थी, तो इन्होंने सबसे पहले बताई, इधर देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या बताया, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से निर्मित होते हैं, और ये कण क्या कहलाते हैं, एटम कहलाते हैं। पहली बात, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से निर्मित होते हैं, ये कण एटम कहलाते हैं। इन्होंने ये एक बात बताई। और जो दूसरी बात थी, यानी इन्होंने दूसरी बात क्या बताई, एक ही तत्व के एटम, यानी कि एक ही तत्व के एटम आकार, आयतन, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में क्या होंगे, समान होंगे, परंतु जो भिन्न भिन्न तत्व होंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों में क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो दो बात इसमें ये बताई। अब इसके बारे में जो ये जॉन डाल्टन ने बताई थी तीसरी बात, वो क्या बताई थी, इसके बाद में जो तीसरी बात बताई थी वो बताई कि डाल्टन ने कहा कि जब दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो अणु या यौगिक का निर्माण होता है। डाल्टन ने जो तीसरी बात बताई वो बताई कि जब दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं तो अणु या यौगिक का निर्माण होता है। ये तीसरी बात हो गई कि जब दो या दो से अधिक परमाणु क्या करते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं तो ये अणु या यौगिक का निर्माण होता है। अब जो चौथी बात डाल्टन ने बताई वो क्या बताई, डाल्टन ने बताया परमाणु अविभाज्य तथा अविनाशी होता है। यानी अविनाशी, देखो डाल्टन ने जो चौथी बात बताई वो बताई परमाणु अविभाज्य तथा अविनाशी होता है। अर्थात परमाणु का जो सर्जन एवं विनाश संभव नहीं होता। परमाणु को ना तो बनाया जा सकता और ना ही उसको तोड़ा जा सकता। अब देखो इसे परमाणु की अविनाशिता का नियम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि परमाणु की अविनाशिता का नियम किसे कहते हैं, तो इसको बोला जाएगा परमाणु का ना तो सर्जन किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता है। इसे क्या बोला जाएगा, परमाणु की अविनाशिता का नियम। अब जो डाल्टन ने जो पांचवी बात बताई थी वो क्या बताई, डाल्टन ने बताया परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में संयोजित तथा पुनर्व्यवस्थित होते हैं। देखो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में क्या होंगे, संयोजित होंगे और पुनर्व्यवस्थित होंगे। देखो ये A प्लस B है, ये बनेगा C प्लस D, तो होगा क्या, ये इसके स्थान ले लेगा और ये इसका स्थान ले लेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में संयोजित होगा तथा पुनर्व्यवस्थित होते हैं। तो यहां तक था डाल्टन की थ्योरी के बारे में। इसके बाद हम जानते हैं परमाणु में अपरमाणिक कण, यानी कि परमाणु में अपरमाणविक। इसके बाद हम जानते हैं परमाणु के अपरमाणविक कण, यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी परमाणु के अपरमाणविक कण। अब ये अपरमाणविक कण क्या होते हैं जानेंगे। परमाणु के अपरमाणविक कण, परमाणु अब इसके बाद हम जानते हैं परमाणु के अपरमाणविक कण क्या होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो ये वे कण होते हैं जो परमाणु का निर्माण करते हैं तथा परमाणु को अस्तित्व क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। क्या कहलाते हैं, अपरमाणविक कण कहलाते हैं। मैंने क्या बोला, वे कण जो परमाणु का निर्माण करते हैं तथा परमाणु को अस्तित्व प्रदान करते हैं, अपरमाणविक कण कहलाते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जो कण होते हैं परमाणु को एक विशिष्ट गुणधर्म क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। यानी कि कभी कभी ये जो कण होंगे, यानी कि अपरमाणिक कण की बात कर रहे हैं,
कि कभी कभी ये जो कण होंगे परमाणु को एक विशिष्ट गुण धर्म क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, और इनका जो उद्देश्य होगा वो विशिष्ट होता है, यानी कि अल्प समय के लिए भी उत्पन्न होते हैं। मैंने ये बोला कि कभी कभी ये कण परमाणु को विशिष्ट गुण धर्म प्रदान करने के लिए विशेष उद्देश्य से अल्प समय के लिए क्या करते हैं, उत्पन्न होते हैं। अब जैसे उदाहरण के बारे में जानते हैं, मेसोन कण। देखो मेसोन कण क्या होता है, उदाहरण फॉर एग्जांपल मेसोन कण। आपको राइटिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको देखना है कंटेंट, आपको ध्यान देना है सिर्फ नॉलेज क्या हो रहा है और कैसा कंटेंट हमें प्राप्त हो रहा है। तो आप ये देखो मेसोन कण, अगर विशेष उद्देश्य की बात करेंगे और अल्प समय की बात करेंगे, यानी कि अल्प समय के लिए उत्पन्न होते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं मेसोन कण, यानी कि इसके उदाहरण के लिए हम देखते हैं मेसोन कण को। अब इसके बारे में एक बात बोली जाती है, किसके बारे में, मेसोन कण के बारे में। मेसोन कण के बारे में एक बात बोली जाती है कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल तीनों रूप में होता है, लेकिन कम समय के लिए होता है, जिससे परमाणु को क्या होता है, स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी जो कण होता है वो तीन रूप में कभी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अल्प समय के लिए एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में चेंज हो सकता है। जो भी अणु होंगे वो क्या होंगे, यानी कि जब हमने देखा मेसोन कण, इसके बारे में हमेशा एक बात प्रचलन में रहती है कि इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव और जो न्यूट्रल, ये तीनों रूप में क्या होता है, पाया जाता है, लेकिन एक अल्प समय के लिए क्या होता है, पाया जाता है, जिससे परमाणु को क्या होता है, स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। अब हम जानते हैं परमाणु में जो मूल अपरमाणविक कण होते हैं उनकी संख्या होती है 3, यानी कि परमाणु में 3 मूल अपरमाणविक कण होते हैं, जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनके बारे में हम अलग अलग रूपों में देखेंगे इनको। इनके परमाणु में 3 मूल अपरमाणविक कण होते हैं। परमाणु में 3 मूल अपरमाणविक कण पाए जाते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। परमाणु में 3 क्या पाए जाते हैं, मूल, मैंने क्या बोला, जो मूल अपरमाणविक कण होते हैं उनकी संख्या होती है 3, यानी पहले होते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरी होती है प्रोटॉन, तीसरी होती है न्यूट्रॉन। इसके अलावा परमाणु में पॉजिट्रॉन, एंटी पॉजिट्रॉन, मेसोन, एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और क्वार्क, ये भी परमाणु में पाए जाते हैं। मैंने क्या बोला, इसके अलावा जो परमाणु होता है उसमें पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, मेसोन कण, एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, क्वार्क इत्यादि की मात्रा भी क्या पाई जाती है, यानी कि ये कण भी क्या होंगे, अपरमाणविक ही होंगे, लेकिन जो मूल अपरमाणविक कण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 3। अब इनको हम जानेंगे अलग अलग रूपों में। तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानेंगे, इसकी खोज किसने की थी और इसके ऊपर आवेश कितना होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी, और उन्होंने कैसे और किस आधार पर निष्कर्ष निकाला और कैसे इसने खोज की थी। तो जो जे थॉमसन थे उन्होंने क्या किया, जो कैथोड किरण होती है, कैथोड किरण नली का प्रयोग के आधार पर थॉमसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि कैथोड किरणें अत्यंत सूक्ष्म क्या होती है, ऋणावेशित कणों से बनी होती है। थॉमसन ने इन्हें ऋण कणिका कहा तथा बाद में वैज्ञानिकों ने इन्हें इलेक्ट्रॉन नाम दिया। एकदम अच्छी तरीके से आप कानों को खोलकर सुन लेना कि मैंने क्या बोला, जो थॉमसन ने नाम दिया था वो नाम दिया था ऋण कणिका। तो जो थॉमसन होता है, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को जो नाम दिया था वो ऋण कणिका दिया था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इन्हें क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। अब देखो इसके बाद हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे हल्का क्या होता है, कण होता है, यानी कि प्रोटॉन की तुलना में। अब देखो प्रोटॉन की तुलना में ये लगभग 1/1836 गुणा क्या होता है, द्रव्यमान वाला होता है। मैंने क्या बोला, जो प्रोटॉन होता है, देखो आप इधर प्रोटॉन देखो,
हाइड्रोजन इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन ही पाए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं पाए जाते, इसलिए जो हाइड्रोजन होता है उसकी कंपेयर हम प्रोटॉन से कर सकते हैं। तो हम मैंने क्या बोला अभी, मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे हल्का कण होता है और यह हाइड्रोजन या प्रोटॉन की तुलना में 1/1836 गुना द्रव्यमान वाला होता है। देखो 1836 गुना द्रव्यमान वाला होता है। जो ये फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम जानते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अब सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आज हम देख लेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। जो अब इधर देखो आप, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाद हम जानते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण R.A. मिलिकन द्वारा किए गए तेल बूंद प्रयोग से किया गया था। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण R.A. मिलिकन द्वारा किए गए तेल बूंद प्रयोग से किया गया था, एक बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन को अपरमाणविक कणों की सबसे पहली श्रेणी में रखा जाता है। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को अपरमाणविक कणों की सबसे पहली श्रेणी, लेप्टॉन श्रेणी में रखा गया है। अब देखो श्रेणी होती है 3, एक होती है लेप्टॉन श्रेणी, दूसरी होती है म्यूऑन श्रेणी और तीसरी होती है टो श्रेणी। यानी कि लेप्टॉन, म्यूऑन, देखो आप लेप्टॉन, म्यूऑन और टाउ श्रेणी। अब देखो श्रेणियां होती है 3, किसके आधार पर, यानी कि कौन सा कण परमाणु भारी होगा और कौन सा हल्का होगा, कौन सा मध्यम में होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं लेप्टॉन श्रेणी। नोट में लगा लेना आप ये बात अलग से, लेप्टॉन, म्यूऑन और टो श्रेणी। अब इनमें होता क्या है, लेप्टॉन श्रेणी में सबसे हल्के सारे जो भी हल्के कण होंगे उनको कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा, लेप्टॉन। याद कैसे रखोगे आप अगर कभी कंफ्यूज हो जाए। और देखो सबसे हल्के कण, जो भी सारे हल्के कण होंगे उनको इस श्रेणी में रखा जाएगा लेप्टॉन में। जैसे इसमें बहुत उदाहरण के लिए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद कैसे रखना है, अगर कभी आपने देखा हो लैपटॉप कैसा होता है, हल्का होता है। क्या होता है, हल्का। उसको हम एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, आसानी से ले जा सकते हैं, बजाय कंप्यूटर की तुलना में। कंप्यूटर को सारा सिस्टम उठाएगा, पहले सीपीयू उठाओ, फिर उसका कीबोर्ड वगैरह सब कुछ उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक तरीके से देखें लैपटॉप की बात करते हैं तो क्या कैसा होता है, हल्का होता है। तो जो लेप्टॉन श्रेणी होती है इसमें सभी सारे हल्के कण होते हैं, इस श्रेणी में शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो जिनका द्रव्यमान क्या होगा, सामान्यतः यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जिनका द्रव्यमान सामान्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से क्या होगा, थोड़ा अधिक होगा, किस श्रेणी में शामिल होगा, म्यूऑन श्रेणी में शामिल होगा। मैंने क्या बोला कि सामान्यतः जिनका द्रव्यमान सामान्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं मेसोन, क्या उदाहरण के लिए मेसोन कण। अब होते हैं टाउ श्रेणी। अभी टाउ श्रेणी क्या होते हैं, इस जो ये श्रेणी होती है इस श्रेणी में उन कणों को रखा जाता है जिनके द्रव्यमानों का कभी यानी कि अभी तक निर्धारण नहीं किया गया हो, जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। अब मैंने क्या बोला कि जो ये श्रेणी होती है टाउ श्रेणी, टाउ को मतलब इस श्रेणी में उन कणों को रखा जाता है जिनके द्रव्यमानों का अभी तक कोई निर्धारण नहीं किया गया हो। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, देखो न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो, जो ये श्रेणी होती है 3। आप इनको नोट करके अलग से उतारना साइड तक। आपको ये लेक्चर होगा, इसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब देखो ये श्रेणियां अच्छे से याद हो गई, एक को याद कर लो और अपने आप याद हो जाएगी। अब देखो टाउ यानी क्या होता है, खिलौना। और खिलौना किसी तरीके से याद करने के लिए बता रहा हूँ, ओनली याद करने के पर्पज से।
खिलौनों को किधर भी क्या कर सकते हैं, इधर उधर फेंक के तोड़ सकते हैं। इनका कोई निर्धारण नहीं होता, निश्चित क्या नहीं होता, स्थानीय होता है, फिर निर्धारण नहीं होता। तो आप इस आधार पर टो को याद कर सकते हो। और वैसे भी कोई बड़ी बात है नहीं, लैपटॉप याद हो गया, यानी कि लैपटॉप श्रेणी याद हो गई, जिसमें क्या होगा सभी हल्के तत्व जो कण होंगे, सभी हल्के कण तत्व नहीं कण, वो इस श्रेणी में शामिल होंगे। इससे जिस थोड़े जो भारी होंगे वो इसमें शामिल होंगे। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं मेसन कण, और जो सबसे जिनका निर्धारण नहीं हुआ हो, अभी तक निर्धारण नहीं हुआ हो, वो टो श्रेणी में शामिल होता है। अब इसके बाद हम आगे जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें थी हमने देख ली है। खोज भी देख लेते हैं। ये खोज आपको बताया जे थॉमसन। ये इलेक्ट्रॉन की बातें थी महत्वपूर्ण जो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम जानते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन, अब मैंने क्या बोला, प्रोटॉन। अब इसके बारे में हम जो मुख्य बात होती है, इसकी खोज, इसका द्रव्यमान, इसका आवेश, इनके बारे में जानेंगे। आप सबसे पहले प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन यानी कि जो इसका चार्ज होगा सबसे पहले तो पॉजिटिव, यानी कि इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। आप अच्छे से याद कर सकते हो, पैसे प्रोटॉन और पैसे पॉजिटिव। तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। इसके बाद हम जानते हैं इसकी खोज, यानी कि जो प्रोटॉन होता है इसकी हम खोज की बात करते हैं। तो इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी, ना कि रदरफोर्ड ने। तो इसकी खोज की बात करते हैं, यानी कि खोज गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज की बात करते हैं तो प्रोटॉन की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उसका नाम था गोल्डस्टीन। अब देखो इसके बारे में हम एक बात सुनते हैं, अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आज हम जान लेंगे। जो विलियम क्रुक्स ने क्या की थी, केनाल किरणों की खोज की थी, यानी कि जो केनाल किरण होते हैं उनको क्या किया था, विलियम क्रुक्स ने खोजा था। इसके बाद उनके माध्यम से गोल्डस्टीन ने बताया कि जो केनाल किरणें धन कणों से बनी होती है। मैंने क्या बोला, इस गोल्डस्टीन ने, जो विलियम क्रुक्स था, विलियम क्रुक्स था, इसने क्या किया था, जो केनाल किरणें होती हैं, क्या कौन सी किरणें, केनाल किरणें, इसको किसने खोजा था, इसने, यानी कि खोज किसने खोजा, विलियम क्रुक्स ने खोजा। इसके बाद जो ये केनाल किरणें थी इनके बारे में, यानी कि इनके अध्ययन से गोल्डस्टीन ने क्या बताया था, जो केनाल किरणें होती हैं वो कैसी होती है, धन किरणों से, यानी कि धन कणों से बनी होती है। जो ये केनाल किरणें होती है वो कौन से कणों से बनी होती है, यानी कि ये धन कणों से बनी होती है। मैंने क्या बोला, अब मैं फिर से बताता हूँ आपको। और धन किरणों से क्या होती है, बनी होती है। इन धन कणों को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया था, प्रोटॉन नाम दिया था। आज आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि रदरफोर्ड ने क्या किया था। अगर रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जो ये धन कण होते हैं, ये धन कण, इनको रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया था, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया था। इनको प्रोटॉन नाम, यानी कि प्रोटॉन नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ से आप ध्यान रखना इन चीजों का। देखो सबसे पहले खोज की बात करते हैं, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। और जो विलियम क्रुक्स ने वैज्ञानिक किरणों, जो विलियम क्रुक्स था उसने क्या किया था, केनाल किरणों की खोज की थी। और उनके मतलब माध्यम या अध्ययन के आधार से गोल्डस्टीन ने क्या बताया था कि जो केनाल किरणें होती हैं वो धन कणों से बनी होती हैं। और इन धन कणों को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया था, प्रोटॉन नाम दिया था। इसके बाद हम जानते हैं प्रोटॉन का आवेश और प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन की आवेश की बात करते हैं तो वही कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। और अगर द्रव्यमान की बात करते हैं तो 1.6743 गुणा 10⁻27 kg। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आवेश की, बात करेंगे, फिर बात करेंगे द्रव्यमान। किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि 1.6 गुणा 10⁻, देखो इधर देखो आप, सबसे पहले आवेश की बात करेंगे फिर करेंगे द्रव्यमान की। यानी कि आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और जी ये होता है द्रव्यमान, ये कितना होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है 1.6743 10⁻⁻27 kg। तो इधर देखो आप,
तो अब इसकी बात करते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और द्रव्यमान की बात करते हैं प्रोटॉन की तो 1.6743 × 10⁻27 kg होता है। अब देखो एक जो प्रोटॉन होता है, आप एक बात नोट करो, नोट में क्या लिखोगे आप, जो एक प्रोटॉन होता है वो 2 अप क्वार्क कण तथा एक डाउन क्वार्क के संयोजन से बनता है। अब ये क्वार्क क्या होता है इनको भी जानेंगे हम। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो एक प्रोटॉन होता है तो दो अप क्वार्क कण तथा एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। देखो अगर प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन तो ये मान लो ये अप, ये भी अप, ये डाउन, इधर देखिएगा तो इससे क्या बनेगा 1 प्रोटॉन। अब मैंने क्या बोला कि जो ये अप यानी कि ऐसे आप ऊपर की तरफ है तो ये अप क्वार्क हो जाएगी, और अगर नीचे है एक तो क्या हो जाएगा डाउन क्वार्क हो जाएगा। तो मैंने ये बोला कि जो एक प्रोटॉन होता है वो 2 अप क्वार्क कण तथा एक डाउन क्वार्क कण के संयोजन से बना होता है। तो हमने ये देख लिया, ये संरचना आप देख सकते हो। अभी क्वार्क क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अभी इनको भी जान लेंगे। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की। तो अब प्रोटॉन के बाद हम जानते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में आप देखो, ये होता है न्यूट्रॉन। अब देखो न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब फ्री का मतलब कोई भी चार्ज नहीं है। सबसे पहली बात न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल का मतलब है फ्री, और फ्री का मतलब होता है इसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता। इसके ऊपर चार्ज होगा 0। कैसा होगा 0। सबसे पहले इसकी खोज की बात कर लेते हैं। इसकी जिस वैज्ञानिक ने खोज की थी उसका नाम था जेम्स चैडविक। अब जेम्स चैडविक ने इसकी खोज कैसे की थी और इसका जो नाम था वो कैसे दिया गया था, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो जेम्स चैडविक थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की, लिख लेते हैं एक बार, यानी कि जो खोज जेम्स चैडविक। सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक। अब जो भाई साहब जो थे जेम्स चैडविक साहब, उसने क्या किया था, चैडविक ने जो बेरिलियम होता है यानी कि बेरिलियम, ये होता है बेरिलियम, क्या होता है ये बेरिलियम। जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की क्या की थी, बौछार की थी। जो जेम्स चैडविक था उन्होंने क्या किया, अल्फा जो बेरिलियम की धातु की जो पतली पन्नी थी यानी पन्नी थी उस पे अल्फा कणों की क्या की थी, बौछार की थी, और बौछार से उदासीन कण प्राप्त किया गया जिसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया। यानी कि सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि न्यूट्रॉन की खोज किस धातु की पन्नी पर की गई थी, या फिर किस धातु की पन्नी पर न्यूट्रॉन का पता लगाया गया था। तो उसका आंसर सीधा रहेगा बेरिलियम। अधिकांश दिमाग में एक बात हमें फीड होती है कि सोने की पन्नी की बात आती है, तो आप ये ध्यान रखना कि जो जेम्स चैडविक ने अल्फा कणों की बौछार की थी वो बेरिलियम धातु की पन्नी पर की थी, और उन बौछारों से उदासीन जो कण होते हैं वो प्राप्त किया गया और जिसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया। अब देखो एक जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, एक न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क तथा एक अप क्वार्क के संयोजन से बना होता है। यहाँ तक समझने के बाद हम जानेंगे क्वार्क क्या होते हैं। जो क्वार्क हमने कई देर से क्वार्क देख रहे हैं, अभी क्वार्क होते क्या है इनको जानना बहुत जरूरी है। तो अगर क्वार्क की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी जो खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम था यानी कि गाउट स्मिथ। क्या नाम था, गाउट स्मिथ। देखो गाउट स्मिथ। सबसे पहले तो ये खोज एग्जाम में पूछी जाती है कि क्वार्क की खोज किसने की थी, तो उसका नाम था, वैज्ञानिक का नाम था गाउट स्मिथ। अब इसके बारे में जानते हैं ये क्या होते हैं। ये परमाणु के आधारभूत क्या होते हैं, कण होते हैं जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। इस तरफ अभी हमने समझा था कि ये क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या करते हैं, निर्माण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये परमाणु के आधारभूत क्या होते हैं, कण होते हैं जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का क्या करते हैं,
निर्माण करते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं जब दो या दो से अधिक क्वार्क संयोजित होते हैं, मैंने क्या बोला, दो या दो से अधिक जो क्वार्क होंगे वो संयोजित होंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन का क्या होगा, निर्माण होगा। यानी कि दो क्वार्क क्या होंगे, संयोजित होंगे, मतलब जुड़ेंगे तो क्या होगा, या तो प्रोटॉन बनेगा या फिर क्या बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा। अब देखिएगा इधर आप, अगर दो क्वार्क संयोजित होते हैं, मिलते हैं या प्लस होते हैं, ऐड होते हैं तो क्या होता है, या तो प्रोटॉन बनेगा या फिर न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। अब देखो क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं, क्वार्क होते हैं 6 प्रकार के, टाइप्स ऑफ क्वार्क, यानी कि क्वार्क के प्रकार। अब देखो इधर आप, यानी कि जो क्वार्क होते हैं वो होते हैं 6 प्रकार के, स्ट्रेंजर और परच, PRCH। इसको चार में बोलते हैं, परच को क्या बोलते हैं, चार में बोलते हैं। अब देखो जो क्वार्क होते हैं उनकी संख्या ये कितने प्रकार के होते हैं, 6, अप डाउन साइड बॉटम स्ट्रेंजर और परच। लेकिन जिसकी मुख्य जानकारी हमें प्राप्त हुई थी वो अप और डाउन की यूज थी, इसलिए हम बार बार किसका क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। अब इसके बारे में जानते हैं, इसका आवेश क्या होगा और इसका आवेश क्या होगा। यानी कि जो मुख्य जानकारी, ज्यादा जानकारी प्राप्त हुई थी मुख्य वो थी अप और डाउन की। तो सबसे पहले अप की बात करते हैं। अप क्वार्क का जो आवेश होगा वो कितना होता है, अप पे देखो, यानी कि इसका आवेश कितना होगा और इसका आवेश। अब इसको आप याद कैसे करना है, जैसे ये 2.3 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये -1.3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो आप, मैंने ये आवेश बताए हैं, यानी कि अप जो क्वार्क होगा उसका आवेश होता है 2.3 इलेक्ट्रॉन और जो डाउन क्वार्क होगा उस कण का आवेश होगा वो होगा -1/3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो याद कैसे करेंगे, आपका मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर उठना, यानी कि प्लस आएगा और बत्ती अधिक आएगा और प्लस आएगा तो 2/3 इलेक्ट्रॉन होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं इसकी, ये मतलब डाउन एंड नीचे जाएगा मतलब नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, तो ये चार्ज हो गया नेगेटिव। इसके बाद हम जानते हैं, अभी हमने जो प्रोटॉन समझा था उसके बारे में जानते हैं कि प्रोटॉन, एक प्रोटॉन बराबर क्या होता है, अभी हमने चर्चा की थी। अभी इसको सिद्ध करते हैं, जो ये आवेश हमने प्राप्त किया है, यानी कि अप वर्ण क्वार्क का जो क्वार्क कण का आवेश 2/3 इलेक्ट्रॉन हमने प्राप्त किया था या देखा है, और दूसरी बात डाउन का हमने -1/3 इलेक्ट्रॉन अभी देखा है। तो इसको हम करते हैं सिद्ध किया है, सही है या फिर गलत है। तो हम सबसे पहले एक प्रोटॉन की बात करते हैं। अब देखो एक प्रोटॉन, अब प्रोटॉन हमने अभी देखा है कि जो प्रोटॉन होता है वो कितने, यानी कि 2 अप क्वार्क प्लस 1 डाउन क्वार्क, इनसे मिलकर क्या बनता है, एक प्रोटॉन बनता है। अब हमने एक चीज देख ली कि अप क्वार्क का जो मान होगा वो कितना होगा, अप क्वार्क का हमने मान देखा, जो अप क्वार्क का मान होता है वो 2/3 होता है, अभी हमने देखा। लेकिन ये 2 भी है यहाँ पर, तो 2 × 2/3 ये यहाँ पर इकाई ऐसे कैसे रहेगा। अब इसके बाद हम जानते हैं ये प्लस, अभी 1 है तो 1 और ये गुणा डाउन की हमने क्या देखा, -1/3 हमने ये हाथ देख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैथ इतनी तो आपको आती होगी, तो इसको एक बार सिंपली कर लेते हैं, 4/3 इलेक्ट्रॉन प्लस यानी कि 1/3 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये आप देखो, ये यहाँ पर माइनस है, ये प्लस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा माइनस। अब इसका हम लेते हैं कैल्शियम, अरे कैल्शियम नहीं लेंगे, इसका हम लेंगे एल्शियम। कैल्शियम तो इसलिए बोल रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में क्या लेंगे हम, कैल्शियम लेंगे, यानी कि एल्शियम लेंगे। तो इसका एल्शियम कितना लेंगे, 3। अब देखो 3 से 3 हो जाएगा सिंगल, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखो 3 से 3 गया, यानी कि 3 एकम 3 और बचेगा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो आंसर होगा, फाइनली जो आंसर होगा वो 4 में से 1 जाएगा तो कितने बचेगा, 3, और नीचे कितने थे, 3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और बचेगा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन। अरे होगा कि नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, यानी कि इनके जो आवेश हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हो गया। अब जो आवेश होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा और जो प्रोटॉन होगा इनके आवेश क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर। तो आप देखो सबसे पहले हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा वो होगा 1.6 × 10⁻⁻�19
और जो जैसे ही प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन का आवेश भी कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये दोनों में क्या होते हैं आवेश होते हैं। तो लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻19 बराबर 1.6 × 10⁻19। तो ये बात यहाँ से सिद्ध हो गई। अब इसके बाद आपके दिमाग में एक बात और आई होगी, जो डाउन क्वार्क होते हैं यानी अप क्वार्क और जो डाउन क्वार्क होते हैं इनमें क्या अंतर होता है। जो डाउन क्वार्क होता है और जो अप क्वार्क होता है। तो सबसे पहले ये प्रोटॉन हमने देख लिया। अब इसके बाद हम न्यूट्रॉन देख लेते हैं। अभी हमने न्यूट्रॉन पढ़ भी लिया वैसे तो, लेकिन फिर से देख लेते हैं। जैसे न्यूट्रॉन की बात करते हैं, अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो होगा क्या, ये न्यूट्रॉन यानी ये क्या होगा इसमें अप क्वार्क प्लस क्वार्क, और जो दूसरा होगा वो दो क्या होंगे इसमें डाउन क्वार्क होंगे, बिल्कुल होंगे ना। अब देखो, अब वही हमें इसका जो वैल्यू थी हम इसमें रखेंगे और फिर देखते हैं कि इसमें इसका जो मान होगा न्यूट्रॉन का वो कितना आता है। तो इसका मान हम सबसे पहले डाउन की बात करते हैं। तो डाउन में कितना था, इसमें देख लो आप पहले 2/3 इलेक्ट्रॉन। तो प्लस की बात करते हैं तो प्लस, लेकिन ये यहाँ पर आएगा माइनस में। ये कितना है +2 कोष्टक -1/3, यानी डाउन क्वार्क का मान कितना था -1/3 था। तो सबसे पहले ये हमने नोट किया। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन, अब देखो होगा क्या 2/3 ऐसे कैसे इलेक्ट्रॉन, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अगर ये 2/3 ऐसे कैसे हो जाएगा 2/3 ये इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या फाइनली ये यहाँ से कैंसिल होगा और इसका जो आंसर होगा वो होगा 0। ये यहाँ पर 0 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों बराबर प्राप्त हो रहे हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम देखें अगली क्लास में। और दूसरी बात ये है कि जो ये मैंने परमाणु के बारे में जो भी बताया, ये सारे टॉपिक जितने भी पार्ट बनेंगे, जितने भी परमाणु के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें होगी, जो भी एनसीईआरटी के आधार पर, वो सारी यहीं पर क्लियर करवा जाएगी। और दूसरी बात ये कि जो आज हमने टॉपिक देखा है ये लगभग सभी एग्जामों के लिए क्या होंगे, इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको थोड़ा शेयर करना। धन्यवाद।